हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है अमृत उपाध्याय और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको उनके परिचय का देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज़ निभानी पड़ती हैं, तो मैं परिचय देता हूं। अनिल स्वरूप सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं बार बार कहता हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं, सर इंडिया के एक्स कोल सेक्रेटरी रहे हैं और बहुत पुराने, जिस समय आप लोग उत्पन्न नहीं हुए थे पृथ्वी पर और हम लोग भी नहीं उत्पन्न हुए थे तब के IAS रहे हैं। तो सर आज की बात, और मेरे साथ हैं विकास। हम लोग सर आज जो टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं वो है IAS वर्सेस पॉलिटिशियंस हु एक्चुअली रन्स इंडिया। एक टिप्पणी करना चाहूंगा सर। ये शायद टॉपिक आपने थोड़ा गलत सोचा जी। ये कहना IAS वर्सेस पॉलिटिशियन ही गड़बड़ है जी। और सब समस्याएं यहीं से उत्पन्न होती हैं जी। मैंने अपने कार्यकाल में देखा कि जब तक मैंने वर्सेस समझा इसको तब तक समस्या रही जी। और जब तक मैंने IAS एंड पॉलिटिशियन समझा मेरी समस्याओं का समाधान हो गया। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, IAS एंड पॉलिटिशियंस हु रन्स। आप वर्सेस ही रखिए इसे, लेकिन मैं बताने का कोशिश करूंगा कि क्यों ये धारणा उचित नहीं है, विशेष रूप से प्रजातंत्र में जहां पॉलिटिशियन की एक भूमिका है। अगर हम इन भूमिकाओं को सही से डिफाइन कर दें तो जो यूजुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में लड़ाई की, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती जी। ये फंडामेंटल है इशू। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया का परसेप्शन जो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूथ के बिहाफ पर, यूथ हमारे साथ हैं ऑलरेडी, बहुत सारे बैठे हुए हैं, आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं जब ये बात कर रहा हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो क्लिप्स रन करती हैं, किसी IAS के सामने कोई पॉलिटिशियन है और उसके साथ एक क्लैश चल रहा है, आपस में एक थोड़ा तनातनी वाला माहौल है, और लोग समझते हैं यही कि IAS और पॉलिटिशियन, जबकि ये दोनों एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, फिर भी दोनों आपस में बड़े तनातनी वाले रिश्ते में रहते हैं। इसको दो लेवल्स पे देखिए आप जी। पहली चीज जो क्लिप्स चलती हैं या समाचार पत्रों में आता है, समाचार पत्र या न्यूज बाय डेफिनेशन इज एक्सेप्शन। यस। जिस दिन वो एक्सेप्शन नहीं होगा तो न्यूज ही नहीं होगी। यस। तो जो क्लिप चल रही है इसका मतलब वो सामान्य रूप से नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो समझते हैं यही सामान्य है। जैसे अजय देवगन या सलमान खान जब पुलिस की वर्दी में गोली चलाते हैं किसी को, तुम समझते हैं हर जना ऐसा है। सिंघम इमेज, अगर सिंघम इमेज हर की है तो फिर वो न्यूज ही नहीं है। बिल्कुल। न्यूज तो तब कहते हैं जब एक्सेप्शन है। लेकिन हम लोग की सामान्य धारणा ये होती है कि जो हम खबर में पढ़ते हैं वो समझते हैं सामान्य है। तो सामान्य रूप से IAS अधिकारी और पॉलिटिशियन में वो वैमनस्य नहीं है जो इसे वर्सेस से दिखता है। लेकिन एक्सेप्शन है और उसके कई कारण हैं जो हम चर्चा के दौरान लाएंगे, और वो कारण होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप होनी नहीं चाहिए, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि हर IAS पॉलिटिशियन से लड़ता है और हर पॉलिटिशियन IAS को दबाता है। ये सामान्य, जो मेरा अनुभव 38 साल का है वो बताता है। मैंने अपने जीवन में देखा, अपने कार्यकाल में देखा, मैंने और लोगों को देखा कि बहुत ठीक ठाक काम चलता है। लेकिन ये है, हाँ भाई, मारपीट भी होती है। नहीं, मैं आपकी बात में से एक बात और निकालूंगा। आपने कहा कि मैंने भी कुछ साल IAS वर्सेस पॉलिटिशियन वाले ट्रेंड पर काम किया है और बाद में मुझे समझ में आया कि ये वर्सेस है ही नहीं। देखिए, मैं तो जब वो उस दौर की बात बताइएगा जिस समय वर्सेस था। मैंने अपनी पुस्तक एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियन में यही लिखा है। अच्छा। शुरू में जब मैंने सेवा ज्वाइन की तो जैसे सब लोग समझते हैं, मैं भी समझता था कि जितना गड़बड़ हो रही है सोसाइटी में वो नेता की वजह से हो रही है और मैं उसे ठीक करूंगा क्योंकि मैं IAS अफसर हूँ। दो गलतफहमियां थी। पहला ये गलतफहमी थी कि हर पॉलिटिशियन बदमाश है और दूसरी गलतफहमी थी कि मैं उसे ठीक करूंगा। दोनों गलतफहमियां थी। शुरू में कोई मुझसे मिलने आता था, कोई नेता आता था, तो मैं प्रेजुडिस रहता था पहले ही। तो सही भी बात कह रहा है तो मैं उसे प्रेजुडिशली देखता था। तो मेरी कई नेताओं से लड़ाई हो जाती थी बिना वजह के, क्योंकि कई बार मैंने बाद में उससे जब रिफ्लेक्ट किया कि वो अब जनता की बात लेकर आया, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये भी तो इसी समाज का अंग है, ये भी तो किसी से चुन के आया है, तो इसका भी कुछ ना कुछ जानकारी होगी, पूरा गलत तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उसे सुनना किया, समझना शुरू किया और मैंने पाया बहुत सारी चीजें वो कह रहा है वो सही है। तो अगर सही है तो मैं करता क्यों नहीं। तो धीरे धीरे फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि अगर कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग नेता मुझसे मिलने आया, उसने मुझसे कोई काम का, अगर वो सही है तो उसको तुरंत कर दिया और उसको सूचित कर दिया। उससे एक रेपुटेशन बनी, एफिशिएंट है। दूसरा, अगर वो मुझसे नियम के विरुद्ध कोई काम कहता था तो पोलाइटली उसे मना कर दिया। तो फिर ये समस्या नहीं रही।
समस्या फिर सीमित हो गई ग्रे एरिया की, जहां कानून स्पष्ट नहीं है जी कि ये सही है गलत है, वहां आपका डिस्क्रिप्शन आता है। जहां डिस्क्रिप्शन आता है, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी मंत्री ने मुझसे कहा कि इस अधिकारी का ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर करना या ना करना ना तो अगेंस्ट लॉ है या फॉर लॉ है, वो ग्रे एरिया है। तो मैं अपने किस्म से प्रयास करता था मंत्री को समझाने की कि साहब इस ट्रांसफर से व्यवस्था में क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। कई बार वो मान जाते थे, कई बार वो नहीं मानते थे। शुरू में अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो मैं नाराज हो जाता था जी, मतलब छुट्टी पे चला जाऊंगा और ये कर दूंगा, होता है शुरू। बाद में मुझे समझ में आया कि इससे मुझे मिल क्या रहा है, जो मैं करा सकता हूं मंत्री से वो नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि मैं लड़ रहा हूं हर चीज पे उससे। बाद में तो ऐसी स्थिति आई कि मैं उनको समझा लेता था। मैंने मायावती जी के साथ था, मैं उनका विशेष सचिव जी, मुझे करीब 12-13 साल हुए थे सेवा के। तो मायावती जी की एक आदत थी, वो मीटिंग में ही सस्पेंड कर देती थी। तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मीटिंग में ही सस्पेंड कर दिया। अब वो रोता हुआ मेरे पास आया, कहता सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, वो बाकी उसकी कोई गलती नहीं थी, सस्पेंड कर दिया। अब उसको हम कैसे उसका सस्पेंशन विड्रॉ करें? तो अगर पहले का अनिल स्वरूप होता तो जाके भिड़ लेता कि मैडम मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूं, आपने गलत सस्पेंड किया। वो भी गलत नहीं होता, लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं। अब अनिल स्वरूप ने थोड़ा सीख लिया था। तो मैंने तब तक ऑब्जर्व किया था मायावती जी को कि वो दिन में उनका मूड कब अच्छा रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग समझते नहीं, हर आदमी को समझते पूरा खराब है पूरा अच्छा है। अरे भाई रावण में भी कुछ गुण थे ना, तभी लक्ष्मण जी को भेजा था। तो हमें ये मालूम पड़ा कि उस सुबह के टाइम जब ब्रेकफास्ट करती हैं उसमें बड़ी खुश रहती हैं, पालती मार के बैठती थी, बड़े बहुत अच्छे। हम लोग कई काम उसी समय करा लेते हैं। तो अगले दिन सुबह मैं गया उनके घर पे करती थी, मैं डे ऑफिसर था, मैं गया अंदर, बड़े अच्छे मूड में लग रही थी मैं। और उन्होंने पूछा और अनिल कैसा चल रहा है? मैंने कहा मैडम सब बढ़िया चल रहा है आपके इकबाल से। फिर मैं ये बात लाया, मैंने कहा मैडम वो अधिकारी को आपने निलंबित किया, उसकी गलती थी। अब मुझे पता था उसकी गलती नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं जब गलती नहीं थी तो आपने क्यों कह दिया कि उसकी गलती थी? अरे भाई अगर मैं कहता उसकी गलती नहीं थी आपकी थी तो मैं भी सस्पेंड हो जाता। तो मैंने कहा कि मैडम हो जाती है गलती, फिर अगर अच्छा अधिकारी तो गलती कैसी हुई? तो अब दूसरा सेंटेंस देखिए मेरा, मैंने कहा मैडम उससे क्या मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं ये भी नहीं कह सकता था आपसे भी गलती हो जाती है, मैंने मुझसे भी गलती हो जाती है। तो क्यों पता चलता है उनको मीटिंग में बर्खास्त किया, मुझे अलग से ब्रेकफास्ट पे बर्खास्त हो जाते। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा अधिकारी है। मैंने कहा अच्छा बहाल कर दे, हो गया बहाल। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ लोगों से, अरे भाई मुझे अपनी लड़की की शादी थोड़ी ना करनी थी, वहां पे रिश्ता थोड़ी, मुझे काम कराना था। ये चीज मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि आप नेता से काम कैसे ले सकते हैं। और कई ऐसे प्रकरण आए जहां मेरी मत भिन्नता थी नेताओं से, कई प्रकरणों में मैं सहमत करा ले गया उनके, और कई में वो नहीं सहमत हुए। तो जो यंगर अनिल स्वरूप था वो अगर मुझसे सहमत नहीं होता तो मैं भिड़ जाता था। और बाद में मैंने कहा ठीक है यार, अगर मैं 100 बातें कह रहा हूं और 10 बात अगर वो मुझे ओवर रूल कर रहे हैं तो ठीक है भाई, उनका क्षेत्र है, सो लॉन्ग एज वो कानून के विरुद्ध ना हो। अगर कानून के विरुद्ध कोई बात कह दे तब मैं नहीं करता। कोई कर दे, मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, नेता भी बड़ा होशियार होता है, वो समझ जाता है ये अधिकारी जो है गलत काम नहीं करेगा। तो विश्वास कीजिए, मेरा जो सेकंड पार्ट था करियर का, और बड़ी सेंसिटिव पोस्ट मेरा, आपने बताया खुला सचिव एजुकेशन कैबिनेट सेक्रेटरी, मुझसे किसी ने कोई गलत काम कहा ही नहीं। अभी लोगों को विश्वास नहीं होता कि आप ऐसी जगह पर रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे भाई नेता तो बड़ा परसेप्टिव होता है, उससे समझ में आ गया ये आदमी गलत काम नहीं करेगा तो या तो उसको हटा दो, दूसरे को ले आओ जो गलत काम करेगा, नहीं तो काम करेगा, या फिर उससे काम हो ही ना जो गलत हो। बिल्कुल सर, मतलब आपने भी बताया वो शुरुआत में प्रेजुडिस वर्सेस जो कॉन्शियंस का एक संघर्ष था। सर कभी ऐसा लगा काम करते हुए कि हम सरकार के साथ नहीं सत्ता के लिए काम करें, ऐसा कभी लगा आपको अनुभव में? मुझे सरकार और सत्ता का पता ही नहीं था। मुझे लगता था मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, उससे लाभ होगा, मुझे समझ में आता था लाभ होगा। लेकिन ये डिलेमा मेरे पास कभी नहीं आया कि मैं सरकार के लिए, सरकार मेरे लिए एज सच मेरे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं था। सरकार से क्या मतलब है? हमारे लिए सरकार वो थी कि अगर आदेश दिया है तो उसका अनुपालन होना है, जो आदेश मिलेगा, जो जायज आदेश है, रिटर्न में आता था ऑर्डर, और रिटर्न में मुझे पास आज तक कोई लीगल ऑर्डर नहीं आया। मैं उससे असहमत हो सकता हूँ। देखिए, एक होता है मेरा वैल्यू सिस्टम कि मैं समझता हूँ ये इसका नुकसान हो रहा है गरीब का, लेकिन सरकार ये कह रही है तो मैं सरकार को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उदाहरण दूंगा आपको। मैं डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर था, तो एक अधिनियम है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनकी सहायता के लिए सेस लिया जाता था और उनकी योजनाएं बनाई जाती थी। इश्यू यह आया कि जो ईंट भट्टे में काम करते हैं लोग, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये था
कि वो तो कंस्ट्रक्शन में तो काम नहीं करते, वो तो ईंटा बनाते हैं ना। अगर आप उनको लेंगे तो स्टील जो बनाता है वो भी कहेगा मेरी स्टील भी लगती है, मुझे भी लीजिए। तो ये आया कि उनको लिया जाना है, लेकिन सब जानते थे, मैं भी जानता था, बड़ा गरीब है यार, इसका कुछ ना कुछ तो भला होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अच्छा उसके विरुद्ध नहीं था नियम, साइलेंट था, तो मैंने उसको इंटरप्रेट किया उनके फेवर में, और मैंने इस तरह समझाया उसे, स्टील वर्कर जो वैल्यू ऐड करता है स्टील में सरिया बनाने के लिए, और जो वैल्यू ऐड ईंट भट्टे वाला करता है उसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल, ईंट भट्टे वाला मिट्टी से एक ब्रिक बनाता है, वो तो स्टील है ही, उसको सिर्फ साइज कर देता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा। ये काम मैंने वर्ष 2007 या 2008 में किया, आज तक वो चल रही व्यवस्था। तो क्वेश्चन ये है कि आप गरीब के लिए या व्यक्ति के लिए, अब इसमें आप शासन तो मैं नहीं समझता कहीं आया आपकी एक, लेकिन कई ऐसे प्रकरण थे जहां मैं समझता था इस गरीब की सहायता होनी चाहिए, लेकिन नियम नहीं है, तो आप क्या करेंगे। कोई योजना है, वो आया मुझसे मिलने, जैसे एक और उदाहरण दूं, मैंने पुस्तक में लिखा, कई बार आप महसूस करते हैं मैं चाहता हूं इसका भला होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। तो अब अगर नहीं हो पाता तो आप नियम के विरुद्ध तो जाके नहीं करेंगे, लेकिन अगर नियम के तहत आप जितना भी कर सकते हैं या नियम को इंटरप्रेट करके वो आप कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि सरकार का क्या है। नहीं सर, मैं बस थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जैसे एक टर्म आता है अपीजमेंट का, कभी ऐसा लगा कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ ये किसी पार्टी का अपीजमेंट का ट्रिक हो सकता है? मेरे दिमाग में पार्टी का तो कोई पता नहीं। देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं कल्याण सिंह जी का विशेष सचिव रहा, फिर उनका सचिव रहा, मायावती जी का विशेष सचिव रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी में पिक किया, मोदी जी ने मुझे कोल सेक्रेटरी बनाया, तो सबके साथ रहा। तो किसी का अपीजमेंट का तो बात आई नहीं, मैं अपने आप को अपीज करता था। मेरा बड़ा क्लियर था, जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगा, अगर उसको नहीं पसंद आ रहा तो अब मुझे हटाइए, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो ये अगर क्लैरिटी हो दिमाग में, कंफ्यूजन क्या होता है जो आप वर्सेस की बात करते हैं, पॉलिटिशियन वर्सेस, वो इसलिए होता है कि हम नेता से अपेक्षा करते हैं कि हमारे ये काम कर दे, ये काम कर, फिर जो वो काम कहेगा आपको तो करना पड़ेगा ना भाई। एक बड़ी बढ़िया पिक्चर आई थी अर्धसत्य, हमारे टाइम की थी, ज्यादातर लोगों ओमपुरी और अगर आप नेता का गलत काम करेंगे तो आपसे 10 गलत काम कराएंगे, एक बार आप फंस गए तो कराएंगे। अगर आप गलत काम खुद नहीं करते और नेता से आप अपेक्षा नहीं करते, देखिए मैं 38 साल की सेवा में किसी नेता के पास व्यक्तिगत काम से नहीं गया और मुझे बड़ी अच्छी पोस्ट मिली, आपको जरूरत नहीं है जाने की। कई लोग कहते हैं साहब बिना उनके पास जाए तो कैसे, मैं बिल्कुल असहमत हूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, यह कहना गलत है। आपने, आप अच्छा काम कीजिए, आप एफिशिएंटली काम कीजिए, क्योंकि हर नेता ये चाहता है उसके क्षेत्र में या उसके राज्य में अच्छा कार्य दिखे, तो ढूंढता अच्छे अधिकारी को। हो सकता है कुछ मेवा मलाई की पोस्ट हो, उसमें आपको पोस्ट ना करे, तो आप क्यों चाहते हैं वहां पोस्ट होना? सही बात। जब आपको मेवा मलाई नहीं चाहिए तो आप क्यों चाहते हैं पोस्ट होना? तो ये वर्सेस की बात नहीं है। नेता, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, बड़ा परसेप्टिव होता है, वो देख लेता है ये व्यक्ति किसके लिए ठीक है, उसको वहां फिट कर देगा। अब आपको ये नहीं समझना चाहिए देखो मेरे से बेकार आदमी है, वो गड़बड़ आदमी, उसको वहां पोस्ट कर दिया। अरे वो नेता का काम चल रहा है, वो वहां पोस्ट करेगा, उससे काम करेगा, आपको उससे क्या मतलब है? स्पेशली आईएएस ऑफिसर के लिए, बाकी का तो मैं नहीं कह सकता। मेरे विचार से आईएएस ऑफिसर्स की हर पोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसा होता है वो रीजनल मीटिंग्स लेते थे, मैं उस समय रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर था। तो इलाहाबाद में मीटिंग हुई, उन्होंने बड़ी तारीफ की, काम की। अगले दिन सुबह विशेष सचिव का फोन आया उनके, बोले साहब ऐसा है कि 5 वीडियोस को आप सस्पेंड कर दीजिए। मैंने कहा किस बात के लिए? तो बड़े खुश थे, बोले वो कोटा है सस्पेंशन का, मैंने लिखा है किताब में, वो हर मीटिंग बाद कुछ लोगों को सस्पेंड कर देते, क्यों करते थे वही जाने। तो मैंने उनसे कहा अरे भाई मुख्यमंत्री जी को समझाइए ये सस्पेंशन क्या उद्देश्य है, मतलब आप उसमें डर पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसने कहा नहीं साहब ये तो हर जगह होते हैं आपके यहाँ भी। जब मुझे समझ में आया मैं नहीं कर सकता, तो मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जाके मिला और मैंने कहा साहब मेरा ट्रांसफर कर दिए, मैं सस्पेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने जो ऑफिसर हैं अगर कोई गलती हो तो मैं करूंगा एक्शन, वैसे कोटा के लिए तो मैं नहीं करूंगा। तो मेरा ट्रांसफर देखिए कहाँ हुआ, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद, जो कि काला पानी माना जाता है मतलब, लेकिन वहां देखिए कितना मजा आया मुझे। मैं जब वहां पहुंचा, और ये मैंने लिखा अपनी पुस्तक में, जो गाड़ी मुझे लेने आई थी जब वो स्टेशन से ऑफिस आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ड्राइवर है नहीं, गाड़ी चल रही है, मुझे ऐसा कोई भ्रम है मुझे। दोबारा हुआ, जब तिबारा हुआ तो पुरानी एम्बेसडर थी, पूरी सीट थी उसमें, डब बैक सीट्स नहीं थी। मैंने आगे झुक के देखा तो ड्राइवर जो था वो कम कद का था, गियर रॉड टूटा हुआ था उस गाड़ी का। अच्छा। तो जब वो गियर करने के लिए नीचे झुकता तो ऐसा लगता था बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही। अच्छा। ऐसी गाड़ी से मैं पहुंचा अपने ऑफिस। मैं इसलिए आपको पृष्ठभूमि दे रहा हूं कि वहां भी कितना काम हो सकता है बताना चाह रहा हूं। जब मैं कमरे में घुसा
बड़ा सा कमरा था, एक टेबल थी, तो वहाँ कट 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 की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अपने ऑर्डरली से पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उसने ऊपर उंगली से इशारा किया, ऊपर देखा, दीवार सफ़ेद की बजाय काली थी। तो बोले सर वो ऊपर चमगादड़ हैं सर, वो कुट 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 चमगादड़ थे। इस व्यवस्था में वी कन्वर्टेड दैट ऑफिस इनटू द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑफिस देयर। जो हम लोग ने वहां बनाया, फिर हाईकोर्ट ने भी उससे अडॉप्ट किया कि केस कैसे जल्दी निस्तारित हो सके। क्या होता था कि वकील बार बार डेट मांगता था, उसको डेट दे दी जाती थी। जब हमने कंप्यूटराइज कर दिया तो जब वकील डेट मांगता था तो पिछली बार उसने किस किस वजह से डेट मांगी थी वो आ जाता था। मैं कहता भैया तुम्हारी कितनी लड़कियां हैं, फिर शादी हो रही है, तो पकड़ा जाता था कि कौन बीमार हो गया, कितनी बार बीमार पड़ा। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो डेट मांगना उन्होंने बंद किया। मैं उनसे कहता था मैं नहीं डेट दूंगा, आप डेट दो, किस दिन आना चाहते हो, और उस दिन मैं बहस सुनूंगा। वो वहां कोई एविडेंस तो होती नहीं थी, अपील होती थी, सब चीज फाइल पे होती थी, एविडेंस लो, निर्णय लो। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं कि आईएएस अफसर के लिए जिस दिन वो समझ लेगा, मैं बाकी सर्विस का नहीं जानता, कि हर पोस्ट महत्वपूर्ण है, तो फिर क्यों जाएगा नेता के पास? और नेता के पास नहीं जाएगा तो उसे नेता को वर्सेस करने की जरूरत, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप नेता को समझ में आ जाएगा ये मेरे पास आएगा नहीं काम के लिए, और सही काम करेगा तुरंत कर देगा। प्रॉब्लम वहां आती है जब ऑनेस्ट आदमी, ऑनेस्ट बहुत है ऐसा, ऑनेस्ट आदमी ये समझता है कि बाकी सब डिसऑनेस्ट हैं, नेता भी डिसऑनेस्ट है, बाकी अधिकारी भी, सिर्फ मैं ऑनेस्ट हूं, तो वो क्या करता है, सबसे लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है जो वर्सेस आता है कि हम कॉम्प्रोमाइज और एकोमोडेशन में फर्क नहीं समझ पाते। कॉम्प्रोमाइज ये है कि कोई नियम है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एकोमोडेशन तो आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं। ये थोड़ी ना माई वे और हाईवे जो मैं कह रहा हूं सही है। जहां रूल के विरुद्ध आप नहीं जा रहे हैं वहां आप अपनी बात समझाइए। अगर आपका बॉस जो पॉलिटिशियन है या जो भी आपके पास आ रहा है नहीं समझ पा रहा है तो कीजिए जो वो कह रहा है, सो लॉन्ग एज वे नियम के विरुद्ध नहीं है। यह है एकोमोडेशन। पहला है कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए किसी नियम के विरुद्ध, बट अगर एकोमोडेशन करेगा तो वर्सेस की स्थिति आएगी नहीं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पहले कुछ वर्षों में मेरी वर्सेस की स्थिति बनी रहती थी। मैं समझता था जो मैं कह रहा हूं वो सही है और ये नेता सब गड़बड़ कर रहा है। धीरे धीरे मैं समझा ये जनता का प्रतिनिधि है, इसका भी बैकग्राउंड है, ये भी किसी के लिए आया है। हाँ, अगर नियम के विरुद्ध कहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल। और अभी सर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप लोग के जो भी सवाल हो सकता है कुछ बातों से हमारे या सर के आपका अपना एग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट हो, तो जो भी सवाल होगा हैंड रेज कीजिएगा, फिर हम आपसे सवाल लेंगे, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर एक बार यूथ के पास आपके चलेंगे सर। जब हम इस थीम पर वापस लौटते हैं कि कौन इस देश को चला रहा है, तो जनरली हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ते हैं और एक जनरल जनता के बीच में ये परसेप्शन क्रिएटेड है कि मंत्री तो कहने की बात है, असली तो इस देश को चलाने वाले आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हर की अपनी भूमिका है, ये बाइनरी नहीं है ये या ये। हर संस्था की, हर व्यक्ति की एक भूमिका है गवर्नेंस में। नेताओं की एक भूमिका है गवर्नेंस में, अधिकारियों की गवर्नेंस। जब ये क्लैरिटी नहीं होती भूमिका की तब समस्या वर्सेस की आती है। जैसे उदाहरण के लिए नेता जो है दो लेवल्स पे ऑपरेट करता है, एक तो डिसीजन मेकर यानी मंत्री है, और दूसरा सामान्य नेता जो डिसीजन मेकर नहीं है, चाहे एमएलए, एमपी या कोई और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, वो नेता है। वो निर्णय नहीं लेता लेकिन वो जनता की आवाज आप तक पहुंचाता है। मंत्री को आप रिपोर्ट करते हैं, वो डिसीजन लेता है। तो अब इन दोनों को समझना पड़ेगा रिलेशनशिप को, क्योंकि यहां पे वो अधिकार नहीं है निर्णय लेने का ग्राउंड लेवल पर नेताओं को, लेकिन केंद्र या राज्य स्तर पे जो मंत्री होते हैं उनको निर्णय लेने का अधिकार है। तो जहां आप निर्णय लेने वाले के साथ बात करेंगे तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे जो आपका मत है। ये मैं उस बिंदुओं पे बता रहा हूं जहां पे लॉ क्लियर नहीं है। लॉ क्लियर है तो आपको करना है या नहीं करना है। जो चर्चा होती है वो ग्रे एरिया की होती है, जहां डिस्कशन होता है कि क्या किया जाए। वहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे निर्भर करता है कि आप नेता को समझा पाएं। मैं इसका एक आध एग्जाम्पल दूंगा, फिर दूसरे लेवल पे आता हूं। जब मैं शिक्षा सचिव था और ये मेरे करियर के लगभग एंड पे था, तो सीबीएसई का एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गया। ठीक है, पेपर लीक किया। उस दिन मैं देहरादून में था, अपने मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको देख रहा था। तो चेयरमैन सीबीएसई का मेरे पास फोन आया कि सर ये पेपर लीक हो गया और इसमें ये बैकग्राउंड है। और मेरे समझ में आया सीबीएसई की कोई गलती नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। बोले मंत्री जी हमें परमिट नहीं कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ये एक थोड़ा सा वही वर्सेस वाला आ रहा है। तो मैंने मंत्री जी को फोन किया वहां से, देहरादून से। मैंने कहा सर
बेकार बात को बवाल हो रहा है, आप कर लीजिए, नहीं तो वो कर। अरे अनिल जी आप चिंता ना कीजिए, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, आप अपने फादर को देखिए, ये ठीक ठाक हो जाएगा। खैर उन्होंने ओवररूल कर लिया। शाम तक बिल्कुल बवाल हो गया उसमें कि चेयरमैन CBSE भाग गई, मिल नहीं रही हैं। अगले दिन सुबह अपने फादर को एम्बुलेंस पे लेके मैं देहरादून से दिल्ली आ रहा हूँ और मुझे स्थिति का पता लग रहा है, तो मैं मंत्री जी से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, बात नहीं हो पा रही है। तो मैं उनको SMS कर रहा हूँ कि सर स्थिति गंभीर हो रही है, आप इसमें आप या चेयरमैन CBSE। उनका जवाब नहीं आया। शाम तक मैं यहाँ पहुँचा, फादर को एडमिट किया हॉस्पिटल में। अगले दिन सुबह मैं मंत्री से मिलने गया और मंत्री जी पहला सेंटेंस का होता है, अनिल जी चेयरमैन CBSE को हटाना पड़ेगा। देख रहे हैं आप। अब देखिए अनुभव यहाँ काम आता है। मैंने कहा यार मैंने कहा साहब उसकी क्या गलती है? हाँ गलती तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। अब देखिए ये ग्रे एरिया चल रहा है, इसमें लॉ कहीं नहीं है। लॉ कहीं नहीं। मेरे दिमाग में इमीडिएटली एक फ्लैशलाइट आई और उससे समाधान हुआ। क्या? मैंने उनसे कहा सर अभी तो मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है और वो बफर है आपके और मीडिया के बीच में, सर उनको हटा देंगे, पूरा मीडिया आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। हिट द नील ऑन द हेड। उनको तुरंत समझ में आया, हाँ भाई ये हो सकता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, नेगोशिएशन चल रहा है, ये आपकी आर्ट है। वो समझ गए, हाँ ये तो सही कह रहा है, तो क्या किया जाए? मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे बड़ा एजिटेटेड है वो, प्रेस कौन करेगा? मैंने कहा मैं कर लूंगा। अरे आप कर लेंगे? मैंने कहा खा तो नहीं जाएंगे, हम कर लेंगे। फिर हम लोग PM हो गए, वहां से परमिशन मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बढ़िया हो गया। तो ये एरिया है जहां पे वर्सेस को हमने साथ मिलके एक बातचीत के समझाकर निर्णय उनको लेना था। अगर मान लीजिए वो कहते नहीं हटाना है, मैं क्या कर लेता, हटाना ही पड़ता उनको, निर्णय उनका था, लेकिन समझा लिया। उससे 6 महीने पहले सिमिलर प्रकरण में मैं स्थिति में नहीं था उनको समझा पे। प्रकाश जावड़ेकर जी ही थे, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, बढ़िया मंत्री। क्या हुआ? हमारे यहाँ B.Ed और D.Ed कॉलेजेस हैं, सबसे बड़ा माफिया यही है। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 16,000 कॉलेजेस हैं, 4,000 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नाम पे हैं, आपको डिग्री दे देंगे। तो हमारे जो चेयरमैन थे NCTE के, वो बहुत बढ़िया सीनियर IAS अफसर, वो मुझसे मिले, सर ये गड़बड़ है सर, यहाँ पे मैं सबको मैसेज भेज रहा हूँ, नोटिस भेज रहा हूँ कि सब एफिडेविट फाइल करें कि उनकी चौहद्दी क्या है, कौन पढ़ाता है, गड़बड़ करेंगे पकड़े जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल करो। उसने नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजा तो वहाँ हड़कंप मच गया, बहुत बड़े बड़े लोग थे। लेकिन हम लोग ने क्या किया, ग्राउंड वर्क करके मैं कई चीफ मिनिस्टर से मिला स्टेट में जाके और उनको समझाया समस्या के बारे में, और वो सब सहमत हुए। पार्टी का मतलब नहीं है, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ जी, वसुंधरा राजे सिंधिया सब सहमत हुए कि अनिल जी हम आपके साथ हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वो कोर्ट चले गए, 17 हाईकोर्ट में। 3 हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया सूचना मांगने पर। तो जो चेयरमैन NCTE खुद अपीयर हुए कोर्ट में, उन्होंने कहा सर मैं तो सूचना मांग रहा हूं, तो जज साहब इतने नाराज हो गए, उसके अगेंस्ट तो कंटेम्प्ट जारी कर दिया। मुझे नोटिस आया कि ये बताइए इनको हटाएं कैसे। देखिए इस पॉइंट पर मैं अपने मंत्री को शायद समझा नहीं पाया ठीक से कि हमें सपोर्ट करना चाहिए चेयरमैन NCTE। उन्होंने कहा अनिल जी कहाँ उलझेंगे जुडिशरी से ये सब। तो फ्रस्ट्रेशन में चेयरमैन NCTE ने रिजाइन कर दिया इससे। ये मेरा फेलियर था, तो वहां मैं फेल कर गया। अगर मैं यंग अनिल स्वरूप होता तो मैं लड़ के छुट्टी चला जाता, है ना। पहले मैं तो मैं एकदम झगड़े पे उतर आता था। मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं माने। उसके 6 महीने बाद जब CBSE का हुआ तो मैंने उनको समझा लिया। तो ये बड़ा कहना मुश्किल है कि कौन चला रहा है सरकार। अब मैंने 2 आपको प्रकरण दिए, एक में मेरी बात मान गए, दूसरे में उन्होंने बात नहीं मानी। अब कैसे डिसाइड करें कौन चला रहा है? तो ये प्रश्न ही गलत है कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि सरकार चलती है कई इंस्टीट्यूशन से, वो मिलकर चलाते हैं सरकार। अब अगर कोई प्रभावी अधिकारी है और सही तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करता है तो लोग उसकी बात मानेंगे, और प्रभावी नहीं है, उसको अपना कहीं और इंटरेस्ट है, रिटायरमेंट के बाद कहीं नौकरी करनी है, तो दूसरी बात बताएगा। मैं एक और प्रकरण दूं, क्योंकि चर्चा चल रही है। रिटायरमेंट से 3 महीने पहले मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है, प्रमुख सचिव लाइन पे, कहते हैं अनिल तुम आज शाम को आके जरा प्रधानमंत्री को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दो। मेरे साहब हेल्थ इंश्योरेंस मुझसे क्या मतलब है, तो स्कूली शिक्षा की। अरे तुमने एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई थी, मैंने उनके साथ काम किया था पहले, और वो चलाई थी, हम पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नाराज हुए हर बात, तुम जरा आके बताओ। मैंने कहा अगर नाराज हुआ तो मेरी डांट पड़वाना चाहते हैं आप? नहीं तुम आके बताओ। ठीक है, शाम को पहुंच गया वहां। हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया तो हल्के से नाराज हुए प्रधानमंत्री, अरे भाई आप लोग इंश्योरेंस कंपनी क्यों हिमायत कर रहे हैं? फिर मेरी तरफ घूमे, मुझसे पूछा अनिल जी आपकी क्या राय? मेरी भी वही राय थी जो हेल्थ सेक्रेटरी की थी, लेकिन मैं होमवर्क करके गया था। मैंने उनको कन्विंस किया, 15 मिनट बोला मैं,
सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री इतना अच्छा बोलते हैं, मेरे विचार से उससे अच्छा सुनते हैं। 15 मिनट में एक टक देखते रहे, सुनते रहे, और 15 मिनट बाद कहते हैं अनिल जी आप सही कह रहे हैं, हेल्थ यूनिट होना चाहिए। उस दिन आयुष्मान भारत की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्सेस है क्या? नहीं, आप अपने आर्गुमेंट से उनको कन्विंस कर, निर्णय उनको लेना, मैंने नहीं निर्णय लेना, मेरा तो एरिया ही नहीं है। तो ब्यूरोक्रेट की भूमिका हाईएस्ट लेवल पे ये है कि जो डिसीजन मेकर है उसको आप समझाएं। ब्यूरोक्रेट की भूमिका जो फील्ड लेवल पर है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप निर्णय के लिए कहीं नहीं भेजते, आप ही निर्णय लेते हैं, आप ही करते हैं, तो वहां एक्शन ओरिएंटेड है, यहां आप एडवाइजर बन जाते हैं। तो दोनों भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन दोनों में आप अगर वर्सेस बन गए, जैसे मैं जिले में था तो जिले में कई नेता आते थे, तो मुझे स्मरण है कि मैं लखीमपुर खीरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, और उन दिनों राम जन्मभूमि प्रकरण चल रहा था, बड़ा टेंशन था सब जगह, सब जिलों में कर्फ्यू लगा था, हमें कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा था, क्योंकि एडजॉइनिंग जिले में मैंने एक बड़े नेता की कार्रवाई की थी, तो सब जानते थे जो गड़बड़ करेगा अंदर कर देंगे। अब क्या हुआ, मर्डर हो गया, एक मर्डर हुआ, तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था रूलिंग पार्टी का उस समय, वो कहता है हम इनका जनाजा निकालेंगे, इनका फ्यूनरल प्रोसेशन। हमने कहा भाई इससे तो राइट्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, भैया आपकी सरकार है, बदनामी होगी आपकी होगी। नहीं सर हम तो निकालेंगे। तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो शाम को मुख्यमंत्री का फोन आया। देखिए फिर वर्सेस की बात देखिए आप, मैं समझा रहा हूँ आपको। शाम को उनका फोन आया, डीएम साहब आपने हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया, क्यों किया? मैंने बताया उनको। नहीं आप उनको छोड़ने का कोई तरीका निकालिए, उनको छोड़िए। मैंने कहा साहब सरकार आपकी है, उनको छोड़ेंगे, जनाजा निकालेंगे, बवाल होगा। मेरा सुझाव ये है कि या तो आप बात करें उनसे, कहें कि साहब जनाजा क्यों निकालने में उनको रखने में। उन्होंने फोन पटक दिया। तो मैंने उनकी पत्नी से कहा भाई सुबह तक बोरिया बिस्तर बांध लेना, है ना। सुबह फोन आया किसी व्यक्ति का, वो कहता है साहब वो तैयार हो गए जनाजा ना निकालने के लिए, उन्होंने छोड़ दिया। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी नहीं थी। 3 महीने बाद उन्हीं मुख्यमंत्री जो मुझसे इतने नाराज थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहां वर्सेस है? बिल्कुल। उससे पहले मेरा ये रहता था कि अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो बिना ट्रांसफर ऑर्डर के मैं छुट्टी पे चला जाता। कई लोग करते हैं ना, कई हमारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे 47 ट्रांसफर हुए स्लीप पे, मेरे 48। अरे भाई सरकार आपको ट्रांसफर के लिए पैसा नहीं देती, सरकार आपको देती है काम करने के लिए। मैं अक्सर अधिकारियों से कहता हूं कि ऑनेस्टी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सिविल सर्वेंट। मतलब ऑनेस्टी के में नॉन नॉक्शिएबल, बट ऑनेस्टी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। आपको काम भी करना है, और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप यूजलेस हैं। आप रखिए अपने ऑनेस्टी अपने घर पे। इसी तरह अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है, मैंने रिफ्लेक्ट किया, शुरू मेरा कई ट्रांसफर होते हैं, मैंने रिफ्लेक्ट किया कि ठीक है नेता की जो गलती है, मेरी कोई गलती तो नहीं है। मैंने जब रिफ्लेक्ट किया मैंने पाया मैं बेकार बात को भिड़ता हूँ हर नेता से। अगर मैं ना भिड़ूं और इश्यूज पर, अगर कोई अच्छा इशू, तो अगर हर बात पे भिड़ूंगा तो कहेंगे ये सिर्फ बढ़ता ही रहता है। और अगर मैं उसका सही काम करूं और उसको समझाऊं और इलीगल काम ना करूं तो बहुत कम एरिया बच जाता है मेरा डिफरेंस है, तो बहुत सारा काम कर ले जाऊंगा। तो वर्सेस नहीं है, आपको अपना सिस्टम डिसाइड करना है हर व्यक्ति को। इसमें कहीं लिखा नहीं है चीज। मेरा पहला सिर्फ सजेशन ये रहता है अधिकारियों को कि वर्सेस ना बनाइए इसे। अगर कोई बदमाश मंत्री, जैसे एक मेरा मंत्री था, उसका नाम ही 25% था, पहले ले लेता था। मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था, ये भी एक बताऊं आपको वर्सेस वाला। मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था, तो एक आदेश आया मंत्री का मेरे पास, उसमें उन्होंने कहा कि इस डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दीजिए। कुछ कारण नहीं लिखा था। तो मैंने फोन किया मंत्री, मैंने कहा साहब आपने इसको सस्पेंड करने होगा, क्या हो गया? कहता मुझसे मिलने नहीं आया। अब मैंने कहा बड़ी छोटी चीज़ है, मैं कह दूंगा मिल लेगा, खत्म हो गया। मैंने उस अधिकारी के बारे में मालूम किया तो सबने कहा साहब बड़ा अच्छा अधिकारी है, एफिशिएंट है। तो मेरा माथा और ठनका, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा अजीब आदमी, तुम मंत्री से मिलने नहीं गए और तुम्हें सस्पेंड करने को कह रहे हैं। वो क्या कहता है मुझसे? कहता है सर मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं, जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूं। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, नजराना, शुक्राना, जबराना। तो ये मंत्री नजराना चाह रहे थे, वो कहता साहब मेरे पास है ही नहीं देने को, मैं क्या दूंगा उनको। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि कैसे करूं। अब देखिए एक लेजिटिमेट ऑर्डर है मेरे पास, मैं मंत्री से भिड़ भी सकता था, लेकिन मैं भिड़ा नहीं। मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, मुझे मालूम हुआ कि अगर मैं उनसे असहमत हूं तो मैं उस फाइल को चीफ सेक्रेटरी थ्रू रूट कर सकता हूं मंत्री। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा ऐसा करो फाइल मुझे भेज दो। तो मैंने लंबा सा नोट लिखा भेज दिया उनको, बैठ गए फाइल पे। अब मंत्री ने मुझसे पूछा क्या हुआ उसका, तो मैंने कहा फाइल चीफ सेक्रेटरी पास देगी। अब देखिए मैंने अपना कहना कह दिया, वो जाके मुख्यमंत्री से मिल लिए, उसमें आपस में क्या बात हुई मुझे पता नहीं, मेरा ट्रांसफर हो गया। देखिए वो वर्सेस वाला जो बात आ रही है अलग अलग है। जब ट्रांसफर हो गया मेरा, तो चीफ सेक्रेटरी बड़े अपसेट, मुझसे बुला के कहते हैं अरे यार तुम्हारे उस अधिकारी को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने साहब क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर लाइक डेथ।
जो इनएविटेबल है उसके लिए परेशान होना ही नहीं। और सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा ना सर, कोई पोस्ट करेगा मैं वही पाप जाके फिर से वही करूंगा, तो हंसने लगे वो भी। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ यू टेक इट, इट्स नॉट वर्सेस, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट ऑन अ प्रिंसिपल, आप ठीक है स्टैंड लीजिए, लेकिन आप झगड़ा ना कीजिए। मैं वो चीज़ मैंने रियलाइज किया कि वर्सेस वाला, तभी तो मैंने शुरू में आपसे कहा, मेरा ये मानना है ये वर्सेस का कहना ही गलत है, आपको साथ चलना है। हाँ, अगर कोई गलत काम कह रहा है तो आप पोलाइटली मना कर दीजिए। आपके इस उदाहरण से मुझे याद आया, एक मेरे मित्र हैं अधिकारी, तो वो उनको मंत्री जी बुलाया करते थे, बोलते थे दिवाली आ गई। हाँ बिल्कुल, तो वो बस दिवाली पर वो बोलते थे कि हाँ सर तैयारी एकदम ज़बरदस्त है, फिर चले जाते थे फिर अगली बार बुलाया जाते थे, क्योंकि दिवाली नज़दीक है भाई, देखो कुछ। बहुत बहुत। उसके बाद फाइनली जब वो हम लोग से मिले, दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि 3-4 बार मुझे समझ ही नहीं आया बार बार दिवाली का जिक्र आकर। बाद में किसी ने बताया कि भाई ये दिवाली का मतलब ये नहीं है कि होली के समय भी दिवाली मन रही है। हाँ बिल्कुल। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि साहब आपके पास कभी कोई लेकर नहीं आया? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कैसे लिया जाता है, मुझे पता नहीं। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ले भी लूंगा तो रखूंगा कहाँ, मतलब कई समस्याएं हैं भाई, व्यवहारिक समस्याएं हैं। तो और सेकंड हाफ में तो मेरे से किसी ने गलत काम कहा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आखिरी 20 वर्ष में किसी व्यक्ति, किसी नेता ने, जबकि मैं बड़ी सेंसिटिव पोस्ट पर रहा, किसी ने गलत काम नहीं कहा मुझसे। उनको पता लग गया होगा, सब बड़े परसेप्टिव लोग होते हैं, गलत काम करेगा नहीं तो जाओ मत। हाँ, उसका हर चीज का प्राइस है। देखिए, ऑनेस्टी का प्राइस है, आप नेता का काम कर रहे हैं उसका प्राइस है, नहीं कर रहे हैं उसका प्राइस है। ये जीवन में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, तो आपको सोच समझ के चलना है, ये इसका ये प्राइस है, इसका प्राइस है, अपना निर्णय लीजिए। लेकिन चॉइस है, कम से कम आईएएस अफसर के पास, और अफसरों का मुझे पता नहीं है। आईएएस अफसर ये कहता है बड़ा दबाव है और सब व्यवस्था ऐसी है और नेता ऐसा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि हर आईएएस अफसर के पास ये चॉइस है। सैक्रिफाइसेस हर जगह हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना ज्ञान देते हैं एथिक्स पर, और सब लोग आपसे सहमत भी होते हैं, तो एथिकल होते क्यों नहीं? मैंने बड़ा सिंपल है, चीनी है, चीनी आप तुरंत खाते हैं, बड़ा मजा आता है, उसके बाद डायबिटीज हो जाती है। आप चीनी त्यागेंगे तो डायबिटीज नहीं होगी, नुकसान दोनों में है। अब आप डिसाइड कर लीजिए चीनी खानी है नहीं खानी है। खा लीजिए तो बाद में डायबिटीज होगा। यानी कि अगर आप अभी पैसा कमा रहे हैं, कोई पकड़ ले बाद में, तो ये ना कहिए वो भी पैसा कमा रहा है। भाई यूपी में 2 चीफ सेक्रेटरी जेल गए, तो ऐसा नहीं है कि बदमाश आदमी बचा हुआ। तो आपको डिसाइड करना है। कई लोग नेताओं के नजदीक रहते हैं, लाभ उठाते हैं, नुकसान भी उठाते हैं। कई लोग नेता से दूर रहते हैं, लाभ उठाते हैं, नुकसान भी उठाते हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते थे अरे मोदी जी के तो आप इतने नजदीक थे। क्यों? कई पुस्तकों में लिखा गया 10 ऑफ द क्लोजेस्ट ऑफिसर्स टू मोदी, अनिल स्वरूप उसका नाम, उनका नाम उसमें। मैं कोई क्लोज नहीं था, मैं प्रोफेशनल था। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और मैंने उनसे बहुत सीखा। वो मेरी तारीफ करते थे पब्लिकली, बिल्कुल करते थे, लेकिन हमारा एक रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी। और चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, आप अपना काम करते थे ना। उनसे मैं कोई अपेक्षा करता था, उनकी अपेक्षा शायद मुझसे यही थी कि मैं ठीक ठाक काम करूं। मैं प्रयास करता था काम करने का। सो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल। इफ यू आर अ प्रोफेशनल तो वर्सेस हट जाएगा, बिल्कुल, तो आप काम करेंगे। बिल्कुल। स्टूडेंट्स में से कोई सवाल? हाँ पूछिए सर। लाइव ऑडियंस का एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ। हाँ पूछिए। यूपीएससी प्रिपरेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है, तो जब मैं चूज कर रहा हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट, आइदर मैं अपनी दिल की सुनूं या फिर जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो पिक करूं। पूरी दिल की सुनिए, स्पष्ट रूप से। हाई स्कोरिंग कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर यूपीएससी का हिस्ट्री देखें तो उसमें कभी कोई हाई स्कोरिंग हो जाता है, कभी दूसरा हाई स्कोरिंग हो जाता है। कोई ये स्थापित नहीं कर सकता कि ये हाई स्कोरिंग है। और दूसरी चीज ये कि यूपीएससी तो बाहर का व्यक्ति है और संस्था है, मैं तो मैं हूं, मुझे अपने ऊपर नियंत्रण है। यूपीएससी क्या करेगा मुझे पता नहीं, तो अपने दिल की सोचिए। तीसरा, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने शुरू में प्रश्न किया कि देखिए मेरे टाइम पे 2 ऑप्शनल होते थे, तो वेटेज बहुत दुगना था आपकी से। तो सर आपने कौन सा सब्जेक्ट पिक? मैंने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस था, लिया पॉलिटिकल साइंस और लॉ मैंने पढ़ा नहीं था, उसको पढ़ा अलग से, उसकी अलग कहानी है पूरी। सर एक क्वेश्चन, मतलब जब आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि बहुत से आईएएस अधिकारी भी बाद में नेता बने। मीरा कुमार की बात करें, यशवंत सिन्हा की बात कर लें, मणिशंकर अय्यर की बात कर लें, बाद में नेता बने और फेमस नेता बने। तो सर प्रश्न के 2 फेज है। पहला ये कि जो आईएएस अधिकारी नेता बने, आप उनको कैसे देखते हैं कि आईएएस अधिकारी कैसे नेता बनते हैं? क्योंकि बहुत से एस्पायरिंग आईएएस अधिकारी ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि बाद में नेता बन जाएंगे। दूसरा ये कि सर आपने बहुत मंत्रियों के साथ काम किया, आपने भी प्रकाश जावड़ेकर जी का नाम लिया, उनके बाद उसी पद पे स्मृति ईरानी आई थी और उन पर बड़ा आरोप लगा कि हाई स्कूल या इंटर पास है, बहुत सारी इशूज़, उसमें नहीं आना चाहता। तो सर शिक्षित मंत्री और उतने शिक्षित मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, किसके साथ काम करना कैसा टफ रहता है? और दूसरा सर कि
IAS अधिकारियों को आप जब नेता बनते देखते हैं तो? देखिए, मेरे विचार से हम प्रजातंत्र में रहते हैं और हर कोई अधिकार है कि अपनी सेवा उपरांत कोई अपना प्रोफेशन ढूंढे, वो नेता बन जाए, कोई नुकसान नहीं। और वो अपना एक्सपीरियंस लेके आता है, अच्छे बुरे हर प्रकार के नेता बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो अपने आप को समझता है नेता बनना, तो बिल्कुल बनना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सर्विस में रहते हुए नेता बन जाते हैं कुछ लोग, वो नहीं बनना चाहिए। आप सर्विस छोड़ दीजिए, उसके बाद नेता बनिए, कोई नुकसान नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अपने आप जनता आपको देखेगी आप सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं हो, नेता बिल्कुल बने। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि इस उद्देश्य से कि आप इस पार्टी का आपको टिकट मिलेगा, आप अधिकारी रहते हुए काम करें, वो उचित नहीं है, वो अनएथिकल है, वो गलत है। दूसरा आपने प्रश्न किया था कि जो बहुत शिक्षित मंत्री और उतने शिक्षित मंत्री नहीं। देखिए, शिक्षा कोई आधार होना ही नहीं चाहिए। और मैंने कभी मैं बेसिकली इस पे ही बात मैंने करना किसी चाह की रहा था। क्वालिफिकेशन नहीं देखी, कोई मेरे मंत्री था, और मैंने कभी किसी मंत्री को इस बात से असेस नहीं किया कि वो कितना पढ़े लिखे थे। अब जैसे मैंने जिन मंत्रियों के साथ काम किया, वो अच्छे और बुरे इस आधार पे नहीं थे कि पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उसके लिए क्वालिटी बिल्कुल अलग चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आप तो अच्छा, आपका करियर निकला, बोल भी ठीक ठाक लेते हैं, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गए? मैंने कहा भाई, मैं क्लास का चुनाव नहीं जीत सकता, तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना भाई। मेरे को ये अब इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है इस बात का कि मैं जिसकी शक्ल पसंद है उसके साथ ही बैठूं, तब मुझे हर के साथ बैठना पड़ेगा। तो कई लोगों की होती है, वो बैठ सकते हैं किसी के साथ, स्माइल करके बात कर सकते हैं। मुझे अगर किसी की बैठना पसंद नहीं हो तो मैं स्माइल नहीं करूंगा उसके साथ। तो ये अगर क्वालिटी है आप में कि आप बैठ सकते हैं, तो आप बिल्कुल नेता बनिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, मेरा ख्याल इसका कोई असर नहीं पड़ता नेता की क्वालिटी पे। देखिए, लीडरशिप के जो ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूंगा। जैसे मैंने पूरा चैप्टर लिखा है, यूपीएससी का जो सिलेक्शन है आज की तारीख में और हमारे टाइम पे भी, वो लीडर्स को सिलेक्ट नहीं करती, जबकि करना चाहिए लीडर, स्पेशली आईएएस के लिए। आप सोचिए ये कहां तक जस्टिफाइड है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और आईएएस की एक ही एग्जाम हो। भाई, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस को आपको टेबल पर बैठ के फाइलें निस्तारण करना है, आईएएस में आपको लीडरशिप का लोन करना है। और मैं नहीं समझता आईएएस की कोई भी परीक्षा आपके लीडरशिप रोल को देखती है, एक्सेप्ट अ बिट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका एटीट्यूड क्या है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों से कैसे काम लेते हैं, दीज आर लीडरशिप एट्रीब्यूट्स, और टेस्ट ही नहीं होते। तो मेरे विचार से लीडरशिप एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है। जो अधिकारी नेता बनते हैं, अगर उनमें लीडरशिप एट्रीब्यूट नहीं होगा तो नेता तो बिल्कुल नहीं बन सकते। क्योंकि यहाँ तो आप बैठे हुए हैं कोकून में, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में, कुछ कर लीजिए, फाइलें निपटा दीजिए, लेकिन नेता आप नहीं बन पाएंगे अगर आप में लीडरशिप एट्रीब्यूट्स नहीं। ओके सर, अभी ऑडियंस में कुछ प्रश्न। सर, एक लेटरल एंट्री का जो है एक इशू आता है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होता है तो वो किस हिसाब से होना चाहिए, या इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? देखिए, शासन में कोई भी निर्णय लिया जाता है, आपने पूछा लेटरल एंट्री में मेरा क्या मत है, ठीक है ना। शासन में कोई भी निर्णय किसी कारण की वजह से होना चाहिए। वैसे निर्णय ले लिया कि अरे भाई आईएएस है, लेटरल एंट्री कर लो, नहीं। कोई मुझे जो कारण बताया गया लेटरल एंट्री का कि एक्सपर्टीज आएगी, बट मेरा मानना यह है कि आईएएस की सबसे बड़ी समस्या एक्सपर्टीज नहीं है, आईएएस की सबसे बड़ी समस्या एटीट्यूड की है। देखिए, एक्सपर्टीज कैन बी आउटसोर्स, एटीट्यूड कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। भाई, मैं कोयला सचिव था, मुझे कोयले के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने सब एक्सपर्टीज आउटसोर्स कर दी और बड़ा बढ़िया हुआ कोयला ऑप्शन। एजुकेशन के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। तो आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है ही नहीं, तो आप किस बात के एक्सपर्ट ला रहे हैं? चलिए हम एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह लें कि आने चाहिए एक्सपर्ट, जो उससे मैं सहमत नहीं हूं, जो ऑब्जेक्टिव है हम मान लेते हैं। तब मेरा मानना यह है कि इसकी एक व्यवस्था बननी चाहिए कि उनका रिक्रूटमेंट कैसे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप किसको ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपने यूपीएससी के थ्रू नहीं लिया उसे और वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो हम अपने मोहरे बैठा लेंगे लाकर लोगों को। हाँ, सो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लेना है तो एक प्रक्रिया के तहत लिया जाए। मुझे बताया गया कि जो बाद में लेटरल एंट्रेंस है वो यूपीएससी के थ्रू है, जो कि ठीक है, लेकिन उस कंटने में आपको कई और चीजें देखनी पड़ेंगी। जो आपका रिजर्वेशन का कोटा है वो तो नहीं डिसबैलेंस हो रहा है आपका, क्योंकि आप वहां तो रिजर्वेशन रख नहीं रहे लेटरल एंट्री में। तो कई सारी चीजें हैं जिसको आपको सोचना पड़ेगा बिफोर आप लेटरल एंट्री ले। मेरे विचार से वो आधार गलत था जिसके तहत लेटरल एंट्री ले रहे थे, क्योंकि समस्या एक्सपर्टीज की नहीं है, समस्या एटीट्यूड की है। तो एटीट्यूड तो आप सेलेक्ट कर नहीं रहे, आप एक्सपर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो वैसे ही है, उसका चिंतन नकारात्मक है, तो क्या काम करेगा। तो ये है मेरा इसमें।
सकता है। थैंक यू सर। तो लेटरल एंट्री से ही थोड़ा सा पीछे चलें, अगर लेटरल एंट्री पर ये आरोप लगा जो जैसा इन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद का आरोप, यहाँ से एक बात आती है कि नेक्सस की बात हमेशा आती है और पॉलिटिशियंस और आईएएस के बीच के नेक्सस की बात सबसे ज़्यादा होती है। ये नेक्सस भी आपने कभी अपने करियर में या आज प्रेजेंट टाइम में बात करें अपने आपके करियर के अलावा भी, क्या ये भी काम करता है? देखिए, मुझे पता नहीं काम करता है नहीं करता, लेकिन ये बड़ा दुखद स्थिति है कि जन साधारण को ये इंप्रेशन बनता जा रहा है कि आईएएस अफसर और पॉलिटिशियन में नेक्सस है। नेक्सस का तात्पर्य ये होता है कि अगर आप देश के लिए, समाज के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको साथ ही काम करना है। नेक्सस का बात तब आती है जब आप उससे मिलकर कोई गलत काम कर रहे हैं, तभी नेक्सस की बात आती है। वरना तो आपको साथ तो काम कर रही है, वो नेक्सस नहीं है, आपको गलत काम कर रहे हैं। वो तब आता है जब अधिकारी ये समझता है मेरा भी उसमें कुछ लाभ है, अदरवाइज नेक्सस क्यों होगा? मुझसे तो आज तक किसी नेता ने नहीं कहा गलत। अगर मैं अपेक्षा करूंगा, वही अर्धसत्य, अगर मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, मुझे अच्छी जगह प्लेस मिल जाएगा, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिल जाएगा, अगर ये सब चीजें, तो नेक्सस बनेगा। अगर आप गलत काम भी करेंगे, सही तो आपको करना ही करना है। आपको लाभ कोई नेता देगा तो आपसे अपेक्षा करेगा, और जब एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे जो कि गैर कानूनी है, तो नेक्सस कहलाएगा। दुखद स्थिति, मुझे पता नहीं, मैंने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं देखा नेक्सस बनते हुए कहीं, लेकिन चर्चा में आजकल आता है, जो कि उचित नहीं है कि लोग नेक्सस, यहां तक कि आपने इलेक्शन कमीशन को घेर लिया उसमें। आज तक कभी ये आरोप लगा ही नहीं कि आप बिल्कुल एकदम झुक गए एक तरफ। वो हो सकता है कि यहां गलती हुई, वहां गलती हुई, हो सकता है इसका आपने लाभ दे दिया, लेकिन ये आरोप लगना ही दुखद स्थिति है। सही या गलत मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो राजनीतिक बिंदु है, लेकिन किसी भी संस्था या व्यक्ति, अधिकारी के लिए, आईएएस अफसर के लिए ये सोचा जाना कि वो किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो कि मैंने पहले कहा था कि आप सर्विस छोड़कर या रिटायर होकर आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन सर्विस में रहकर अगर आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए नहीं, और ये हमें समझना पड़ेगा, तो उचित नहीं है, तो वो नेक्सस उचित नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा उदाहरण तो है नहीं, लेकिन जो सामान्य चर्चा में आता है वो मैं भी सुन रहा हूँ, जो कि मुझे दुख होता है उसके बारे में सुन के। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग गए थे एक सेमिनार में, एक बच्चे ने वहाँ मुझसे एक सवाल पूछा था एक आईएएस डीएम के बारे में कि वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, और मैंने जवाब में कहा था कि कुर्सी के जब आप इस तरफ बैठे होते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि उस तरफ की मुसीबतें क्या हैं, प्रयास बहुत करने के बाद भी कोई नहीं कर पाता। लेकिन उस पर जो रिएक्शंस आए वो बहुत जनरलाइज्ड वे में थे कि आईएएस तो होते ही हैं करप्ट, इतने ज़्यादा उस पर आए। तो क्या आज की तारीख में ये गड़बड़ परसेप्शन बनते जा रहा है या फिर वाकई थोड़ी साख गिरती जा रही है? मुझे पता नहीं, वो तो उसको एसेस करना पड़ेगा एम्पिरिकली, लेकिन ये बड़ी दुखद स्थिति है कि लोग इसको परसीव कर रहे हैं, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि आईएएस एज ए कम्युनिटी को इस पर चिंतन करना चाहिए कि ऐसी धारणा क्यों बन रही है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये धारणा निरंतर बनती जाएगी, जो कि देश के हित में नहीं है, आईएएस के हित में तो है ही नहीं, देश के भी हित में नहीं है, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं, और उन महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपको ये दिखाना है कि मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं जस्ट हूँ। अगर ये हम नहीं दिखा सके तो समस्या आ जाएगी। मैंने थोड़ा सा आपको संदर्भ दिया था इलेक्शन कमीशन का, मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जाना चाहता कि वोट चोरी हुई नहीं हुई, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इस बात पे जाता हूं कि जो हम रिस्पॉन्स देते हैं उससे क्या हम कुछ सिग्नल कर रहे हैं, क्योंकि पूरी इंप्रेशन सिग्नल से बनता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी चुनाव कराए हैं, अगर कोई मेरे पास शिकायत लेकर आता है तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा ये करो वो करो ये करो, मैं शिकायत की जांच कराऊंगा, और किसी ने गड़बड़ किया उसको ठोकूंगा। ये सीधी सीधी बात है। अगर मैं उसको किसी तरीके से कहूं कि तुमने ये किया और ऐसा क्यों नहीं किया, तो उससे ये धारणा बनती है, मैं नहीं कह रहा हूं है या नहीं है, धारणा बनती है कि ये डक क्यों कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। भाई मैं क्यों प्रोटेक्ट करूंगा? अगर मैंने गलती नहीं की और गलती भी की है तो मैं मानूंगा। तो ये चीज सामने आनी चाहिए। इस प्रकार के अगर प्रकरण आएंगे तो सर्विस की बदनामी होगी, पूरी सेवा की बदनामी होगी, और इस पे हमें विचार करना पड़ेगा कि उधर तो पॉलिटिशियन है, जो भी व्यक्ति मेरे पास आ रहा है उसका तो काम है ऐसे बोलना वैसे बोलना, क्या मैं उसी भाषा में उसको जवाब दूं? ये चिंता का विषय है। मेरी भाषा संयमित होनी चाहिए, मेरी भाषा से जो भी मैं कह रहा हूं ये नहीं जाना चाहिए कि मेरी तरफ से बायस दिखे, है या नहीं तो उसकी तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन अगर दिख रहा है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। मैं जो भी अपना आचरण रखूं उससे ये मैं स्थापित कर सकूं कि मैं समकक्ष रूप से बराबर देख रहा हूं सबको,
और ये किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम उत्तेजित हो जाते हैं वहां पर और उत्तेजित होकर ऐसी भाषा बोल देते हैं तो लोगों को ऐसी धारणा बनती है। अब वो धारणा सही है गलत ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन धारणा ही नहीं बनने देनी चाहिए। और ये मैं समझता हूं हर IAS अफसर का दायित्व है कि वो जो भाषा बोल रहा है बहुत संयमित तरीके से बोले, जिससे न केवल वो सही काम करे, वो सही काम करता हुआ दिखे भी। सर वैसे आप जब लिंक्डइन पोस्ट करते हैं तो लिखते हैं व्हाट चाणक्य डिड से वहाँ से आप शुरू करते हैं जी। मैं थोड़ा सा सर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, और ये प्रश्न हम लोग इसके पहले जब ऑनलाइन सेशन कर रहे थे वहाँ पे भी बच्चे लगातार पूछ रहे थे, हालांकि वो इससे रिलेटेड था नहीं, लेकिन क्योंकि अगला सेशन आने वाला था तो प्रश्न पहले से था। जो भविष्य के IAS अधिकारी जब इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के बारे में अगर आप उनको कुछ बताना चाहें कि क्या होनी चाहिए उनकी, एक आदर्श पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या उनके लिए होनी चाहिए सर? देखिए, उनको ये समझना चाहिए कि सर्वप्रथम जो मैंने गलती की वो ना करें, हर पॉलिटिशियन को गड़बड़ ना समझे। दूसरा, अगर कोई भी नेता आपसे सही काम कह रहा है जो नियम के तहत है, उसे तुरंत करें और उसको सूचित करें, उससे ये आपकी ख्याति बनेगी, आप एफिशिएंट है। अगर कोई नेता नियम के विरुद्ध कह रहा है, जो नियम है उसके विरुद्ध कह रहा है, तो आप बहुत पोलाइटली उसे नो कर दें और उसके अगर कोई कॉन्सिक्वेंस है उनको झेलें। जो सबसे कठिन कार्य होता है वो ग्रे एरिया का होता है, जहाँ नियम साइलेंट है, तो वहाँ आप अपनी बात को समझाने का प्रयास करें। अगर वो निर्णय लेने वाला है, यानी कि अगर राज्य स्तर पर है या केंद्र स्तर पर है, तो अपनी बात को समझाएं, और अगर आप ओवर रूल हो जाएं तो उसको करें, फिर अपना उसमें आइडियोलॉजी ना लगाएं। लेकिन यह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करता है कि आप नेता को अपनी बात मनवा सकें या ना मनवा सकें। सब प्रयास के बावजूद अगर आप ओवर रूल हो जाते हैं तो उसको अनावश्यक रूप से इशू ना बनाएं और उस कार्य को करें। उससे आपकी ख्याति होगी कि आप अनावश्यक रूप से लड़ता नहीं, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखता। मैंने आपके सामने 2 प्रकरण रखे, दोनों प्रकरणों में प्रधानमंत्री जी मुझसे सहमत हुए। एक प्रकरण में प्रकाश जावड़ेकर जी मुझसे असहमत हुए, उन्होंने रूल किया। तो ये तो जीवन है, उसमें कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, उसको व्यक्तिगत रूप से ना लें। मैं व्यक्तिगत रूप से ले लेता था पहले और लड़ जाता था उनसे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ना लें, आप अपने आप को सुधारें। देखिए, हम लोग की सबसे कमी क्या है, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मिलता रहा। गालिब का शेर नहीं है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि हम नेता को गाली दे रहे हैं। मैं अपना क्या कर सकता हूं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बताते रही रजा क्या है। तो आप स्वयं ऐसे बनिए कि नेता आपकी बात सुने। अगर आप ऐसे होंगे, और आप देखेंगे, मैंने तो देखा है कि कई अधिकारियों की बात नेता सुनते और कई की नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनका प्रस्तुतिकरण, उनका स्टडी, उनका रीजनिंग ऐसी होती है कि नेता समझता है उस बात को। बिल्कुल। हाँ सर, वही इसी में से जोड़ना चाह रहा था। हम लोग इलाहाबाद सेमिनार में गए थे तो वहाँ पे भी बच्चे हालांकि पूछ रहे थे इस पर कि सर कभी ऐसा हो किसी बहुत बड़े बाहुबली से आपका कुछ टक्कर हुई हो, किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली? हाँ, मैंने आपको मालूम नहीं आज किस्सा सुनाया, जब मैं हरदोई में पोस्टेड था। यस सर। तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया। यस सर। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, 84 की बात है। तो रूलिंग पार्टी के लोग जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी की दुकानें जला रहे थे। तो मेरा SDM था, मैं घूम रहा था, उसको रोक रहा था। तो मुझे इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि वहां जो सबसे पावरफुल MLA है वो उसके पीछे है, आगजनी के पीछे। तो मेरे शुरू में नई नौकरी थी, मैं समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने डिसाइड किया उसके अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA का केस बना दूं। मैंने बना के भेज दिया DM को। उसको तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि जो उससे ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता था, इसने NSA केस बना दिया। उसने लखनऊ में जाके शिकायत कर दी मेरी, तो मुझे लखनऊ बुलाया गया। अब नई सर्विस है, मैं गया वहां पे, सीनियर अफसर के घर में घुसा, वो घर में नहीं ऑफिस में। जैसे ही प्रवेश किया, कहता अनिल ये तुमने क्या कर दिया? तो मैंने समझाया उनको ये किया। बोले हाँ तुमने किया तो ठीक है, लेकिन तुम फाइल वापस ले लो। मैंने कहा साहब अगर ठीक किया तो फाइल क्यों वापस लूँ? बोले अरे तुम क्यों नेताओं से लड़ते रहते हो, अभी नई तुम्हारी सर्वे, तुम्हें इतना आगे करना है। मैंने साहब आप ही तो कह रहे हैं मैंने ठीक किया। मैंने ठीक किया तो क्या है, और वैसे भी सर उसमें निर्णय DM को लेना है, वो रिजेक्ट कर दें। अरे तुम समझते नहीं हो, अभी तुम्हें इतना सेवा करनी है, क्यों झगड़ा करते हो? अब मैंने कोई झगड़ा नहीं, मैंने साहब कोई झगड़ा नहीं किया। फिर मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया जो शायद आज मैं नहीं कहता। मैंने साहब वो तो तीर है, निकल गया कमान से, सर अब मैं क्या करूं। वो मीटिंग खत्म हो गई, मैं अपने आया सब डिवीजन, मेरा ट्रांसफर हो गया। सो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। उससे लाभ क्या हुआ, जो मैंने आपको बाद में किस्सा बताया था। जब मैं हरदोई में पहुंचा, हरदोई के बाद जब मैं खुद DM बना लखीमपुर खीरी में, वो हवा पहुंच गई थी और लोग जानते थे कि जो गड़बड़ करेगा DM साहब अंदर कर देंगे। तो मुझे बड़ी शांति थी, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था। सर इलाहाबादी में कहते कि बाहुबली अर्दब में रहते थे। हाँ, अर्दब में रहते थे। देखिए, बाहुबली भी आपके बल को तोलता है, यस, आपकी कमजोरी को देखता है।
अगर आप कमज़ोर नहीं हैं तो कोई बलशाली नहीं है। आप कमज़ोर हो जाते हैं। आप कमज़ोर कैसे होते हैं? आपकी अपेक्षाएं हैं, आप कहीं रहना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कुछ सुविधाएं चाहते हैं, तो आप कमज़ोर हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ भेज दे सरकार। मेरा तो एग्रीमेंट रहता था, जहाँ भेज दीजिए, लेकिन वहाँ पहुँच के मैं काम मैं ही करूँगा। जब मैं कोयला सचिव बना यहाँ पर, सरकार ने मुझे किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठक हुई और मैंने किताब में लिखा है, वहाँ प्रमुख सचिव प्राइम मिनिस्टर और कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, कमेटी बना देते हैं विनोद राय साहब की अध्यक्षता में, वो तुम्हारा कुल ब्लॉक ऑक्शन देखेगी। मैंने कहा साहब मुझे क्यों सचिव बनाया फिर आपने? उन्हीं को बना दिए सचिव। आपने मुझे बनाया तो मुझे काम करने दीजिए। वो नाराज हो गए बहुत। मैंने कहा साहब आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आपने मुझे यहाँ रखा है। और मीटिंग खत्म हो गई, मैं उठ के चला आया। उसके बाद मैं पीएमओ नहीं गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि कुल ब्लॉक ऑक्शन अच्छे हो गए, वरना तो मैं नप जाता। वो हो गए तो सब जने ठीक है, हाँ बढ़िया हो गया। वरना मैं तैयार नहीं था उस समय कि कोई मुझे ओवरसी करे। भाई मैं क्यों, मैं सचिव हूँ, मैं करूँगा। अगर कोई गलती होगी तो मैं जिम्मेवारी लूंगा। अब पता लगा ओवरसी वो कर रहे हैं, जिम्मेवारी मेरी और क्रेडिट उनका। ये तो गड़बड़ है ना। कोई हाँ सर, आपने अभी इलेक्शन की बात की, तो अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है। तो क्या हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए? क्या किसी संस्थान को या आयोग को एग्रेसिवली इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को? और मतलब कुल मिला के ऐसा होना चाहिए, या पीछे से मतलब उसकी बात को सुनना चाहिए, जो कमी है उनको स्वीकार कर ले? या ये धारणा जो बन रही है कि सरकार अगर वो ऐसे एग्रेसिव आते हैं तो इसे धारणा साफ तरीके से दिखती है कि शायद सरकार की तरफ से वो मतलब सरकार का पक्ष ले रहे हैं या सरकार की तरफ काम कर रहे हैं? देखिए, इसका उत्तर मैंने पहले दिया था, मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूं। ये कहना उचित नहीं होगा कि कमी को स्वीकार करें वो, क्योंकि अब कमी का तो अभी उसने एलिगेशन लगाया ना किसी ने, है या नहीं वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इस बात को कहता है तो हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हमें यह कहना चाहिए, अगर मैं होता उनकी जगह, मैं कहता कि आपने दिया है, हम इसकी जांच कराएंगे। हाँ। और जांच में जो निष्कर्ष निकलेंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। हम उसको घुमा रहे हैं इधर उधर। अगर कोई देखिए, ये जो ग्राउंड लेवल पर होता है वो इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं करता है, जो इलेक्शन कमिश्नर की मशीनरी होती है वो करती है। तो आप उसको कैसे कह रहे हैं कि उसने सही किया गलत किया पहले से ही? अगर कोई मेरे पास शिकायत आती है, और वो हम लोगों को पूरे करियर में सिखाया जाता है कि आप उसको अपफ्रंट ना रिजेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास सूचना आई है और कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति दे रहा है उस सूचना को, तो मैं उस सूचना की जांच कराऊंगा। मैं उस समय कहूंगा ही नहीं है सही है गलत है, मैं तो सिंपल कह दूंगा आपने बात कही है, मैं उसकी शीघ्र जांच कराता हूं, फिर जो निर्णय होगा आपको बताऊंगा। खत्म किस्सा। आप क्यों इस पे बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं और क्यों आप जोर के बोल रहे हैं? आप विनम्रता से कह सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने बात कही, मैं इसका परीक्षण कराता हूं, एक जांच बैठाता हूं, अगर इसमें कोई कमी होगी तो उसको दूर करूंगा। देखिए, मैंने भी चुनाव कराए हैं, कमियां वोटर रोल्स में पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही हैं। हमारे टाइम पे होती थी, मरे हुए व्यक्ति का वोट है, जिंदा उसका वोट नहीं है, हमेशा होता था। और ये स्वाभाविक है, इतनी बड़ी प्रक्रिया में कमियां होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उसको हम दूसरा जामा पहना देंगे, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है उसको जामा पहनाना, उसको पॉलिटिकल स्वरूप देना, उनका काम है। मैं थोड़ी ना बन जाऊंगा, मैं तो कहूंगा मुझे कोई सूचना आई है, मैं उसकी जांच करूंगा, अगर गड़बड़ है तो मैं उसको ठीक करूंगा, खत्म होगी बात। उस गड़बड़ी में अगर कोई राजनीति निकलती है, आप जानिए, मुझे राजनीति से लेना एक न देना दो। मेरा काम यह है कि वोटर लिस्ट को मैं ठीक करूंगा, और ये मुझे मानने में कोई नुकसान नहीं है कि वोटर लिस्ट परफेक्ट नहीं है। आप मान लीजिए, उसमें क्या जा रहा है, आपने थोड़ी ना बनाई है वोटर लिस्ट, आप मान लीजिए परफेक्ट नहीं है। अगर कोई इंपरफेक्शन है, आपने हमें सूचना दी है, जो भी संभव होगा मैं इसमें जांच करूंगा, और अगर कुछ होगा, वो अगर चीख रहा है तो मुझे थोड़ी ना चीखना चाहिए, उसको चीखने दीजिए, उसका काम है, वो तो राजनीति कर रहा है। हम राजनीतिक टिप्पणी का उत्तर राजनीतिक रूप में नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए। मैं एक अधिकारी हूं, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हूं, मेरा काम यह है कि मैं सुनूं और उस पर जो भी ठीक समझूं कार्य करूं। मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। किस बात के लिए हम बढ़ रहे हैं? वो कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो मैं अगर कहना भी हुआ, मैं कहूँगा कि ये शायद कहना उचित नहीं होगा, फिर भी मुझे आप जांच करा लेने दीजिए, फिर जैसा आप समझिए वैसा नहीं। तो मुझे बड़ा सौम्य रहकर अपने तरीके से उस बात को प्रस्तुत करना चाहिए। वो झगड़ना थोड़ी ना चाहिए भाई, वो पब्लिकली। यू कांट हैव अ पब्लिक फाइट विद अ पॉलिटिशियन। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कन्वर्सेशन के लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं, बात करते करते हमने काफ़ी वक्त बिताया है, और हमने काफ़ी सारी नेगेटिव उस पर बात की कि क्या क्या परसेप्शन है, नेगेटिव एक परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड जिस पर बात होनी चाहिए। हम सब जानते हैं, मैंने आपके साथ जब ज्ञानवाणी सेशन किया है, आपने कई बार कहा
कि अगले जन्म में भी मैं आईएएस ही बनना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव साइड हम सबको पता होना चाहिए, और ये परसेप्शन अगर गढ़ा जा रहा है, हम सबको पता है कि पॉलिटिशियंस के पास एक मौका और रहता है कि वो पब्लिकली हमेशा बोलते रहते हैं और आईएएस आकर पब्लिकली बोलते नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रूर ये ब्रीफ करें कि आईएएस इसको पॉजिटिवली कैसे देखें, इनके काम को कैसे पॉजिटिवली देखें और समझे भी। हाँ, देखिए, आईएएस में वो पोटेंशियल है कि आज की तारीख में वो जनता का बहुत भला कर सकता है। और मेरी पुस्तक में मैंने लिखा है कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं एक दृष्टांत आपको बताता हूं। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो इसका आयुष्मान भारत का पहले था, उस योजना को बनाने में, लागू करने में मेरी थोड़ी भूमिका थी और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई। उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। ILO, UNDP ने तारीफ की। 350 मिलियन लोगों को इसमें इम्पैक्ट हो रहे थे। तो इतनी बड़ी मात्रा में कोई स्कीम नहीं इम्पैक्ट कर रही थी। तो जब ओबामा जी प्रेसिडेंट बने तो उनके एक एडवाइज़र का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप आके एक प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं USA में, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस से बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया मेरी स्थिति अलग है, परिस्थितियाँ अलग हैं, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया। तो एक बार जब मैं वाशिंगटन गया वर्ल्ड बैंक से चर्चा करने के लिए, तो मैं ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट गया। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स रहते हैं। तो वहाँ जाके मैंने प्रस्तुतिकरण किया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर। प्रस्तुतिकरण के समय उनके सरकार के थे, राज्य सरकार के थे, हमारे मिशन के लोग थे, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, कई फाउंडेशन के लोग थे। प्रस्तुतिकरण के बाद मैं बाहर कॉफ़ी पी रहा था, तो गेट्स फाउंडेशन का व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, मिस्टर स्वरूप, यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द स्कीम, व्हाट इज द गवर्नमेंट गिविंग यू बियॉन्ड योर सैलरी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैंने कुछ सोचा, फिर उनसे कहा कि गेट्स फाउंडेशन gives so much money to poor countries, what do you get out of it? So he said, well, that's our job, but more than that, we derive a lot of satisfaction in helping the poorest of the poor. I said, you've answered your own question. RSBY is meant for the poorest of the poor, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survived come back to me somehow, anyhow. That's good enough a kick for me to do what I'm doing. That's the kick. Then I narrated an incident. मैंने उनको अंग्रेजी में बताया, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कैसे बात हुई। मैंने उनको बताया कि मैं इस योजना में छोटे छोटे अस्पताल में जाता था देखने के लिए कि पेशेंट्स का इलाज ठीक हो रहा नहीं हो रहा। तो एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, तभी ये बहुत हल्की सी आवाज़ पीछे सुनाई दी, बेटा इधर आओ। मैंने पलट के देखा, एक बहुत ही वृद्ध महिला, जिसकी मेरे ख्याल इतनी वृद्ध और इतनी दुबली थी कि वो बैठ नहीं पा रही थी, सिर्फ स्मार्ट कार्ड हिला रही थी, मुझे बुला रही थी। उनको किसी ने कहा था कि मेरी योजना से मेरा कुछ संबंध है, इस योजना से मेरा कुछ। मैं गया उनके पास, मैंने झुक के पूछा उनसे, माता जी आप ठीक तो हैं? कहती, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। फिर मैंने कहा, फिर तो आप ठीक हो जाएंगी, अपने घर जाएंगी? नहीं नहीं बेटा, मेरा कोई घर वर नहीं है, मैं भीख मांगती थी, मैं बीमार पड़ गई, मेरा पड़ोसी भी भीख मांगता था, उसने तुम्हारा एक कार्ड देखा, मुझे यहाँ ले आया, यहाँ सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मुझे देने को भी नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं माता जी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, फ्री है बिल्कुल स्कीम, आप ठीक होकर अपने घर जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मेरा तो कोई है ही नहीं, ना मेरा भाई है बेटा, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, और मेरी उम्र भी इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी। ये कुछ देर चला, फिर शी मेड ए रिमार्केबल स्टेटमेंट। कहती, ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। देखिए, मैं तो इसे अपना भारत रत्न कहता हूँ। बिल्कुल। मैंने अपने कार्यकाल में कई भारत रत्न इस प्रकार के पाए, और आज भी जब उसको बात करता हूँ तो प्रफुल्लित हो जाता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इससे ज़्यादा आपको जीवन में क्या चाहिए? वो IAS आपको देता है, आपको मौका देता है जनता की सेवा करने का, आपको मौका देता है कि आपकी लोग इज्जत करें, आपको मौका देता है कि आप लोगों के पास पहुँच सकें। इतने मौके तो कहीं और नहीं मिलते। बिल्कुल सर। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है सबको कि IAS अपने पोटेंशियल में क्या करता है और क्या कर सकता है। सर ने जैसा ब्रीफ किया, और सर ने इसी इंटरव्यू के दौरान एक और बात कही कि IAS रहते हुए मेरे पास एक फ्रीडम था कि मैं सिर्फ उन्हीं लोग के साथ बैठूं जिनके साथ मैं बैठना चाहता हूं और मुस्कुरा सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं सर आप हमारे साथ बैठने में आनंद की अनुभूति बहुत मजा कर रहे होंगे। बहुत मज़ा है। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास आपका भी बहुत शुक्रिया, स्टूडेंट्स आपका भी बहुत शुक्रिया। इस इवेंट में आप लोग जुड़े रहे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।